हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। मींस एरोमेटिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। ठीक है, तो हम देखते हैं यदि हम एरोमेटिक अम्लों की बात करते हैं तो एरोमेटिक एसिड्स में COOH समूह होता है, वो फेनिल पर उपस्थित होता है, C6H5 पर उपस्थित होता है। और हम जानते हैं कि फेनिल के जो 6 कार्बन एटम्स होते हैं वो सारे के सारे कार्बन एटम्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 संकरित होते हैं। ठीक है, sp2 संकरित होने के बाद कारण उसमें जो S करेक्टर होता है वो sp3 संकरित अवस्था की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ substituents on acidic strength of aromatic acids। means एरोमेटिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया कि एरोमेटिक अम्लों में COOH समूह मीन्स COOH ग्रुप, फेनिल, C6H5 फेनिल समूह के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। फेनिल समूह में सभी कार्बन एटम्स sp2 संकरित अवस्था या sp2 हाइब्रिडाइज स्टेज में होते हैं, sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। sp2 संकरित अवस्था में होने के कारण इनमें S गुण कितना होता है, दैट इज 33%। sp2 संकरित अवस्था में होने के कारण इनमें S गुण, sp3 संकरित अवस्था जिनमें S गुण कितना होता है, S गुण होता है इसमें 25%। ठीक है, sp3 में कितना होता है, 25%। तो sp2 संकरित अवस्था में होने के कारण में S गुण sp3 संकरित अवस्था की तुलना में अधिक होता है, जिससे इनकी विद्युत ऋणता को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है।
अतः एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में अधिक अम्लीय या अधिक एसिडिक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है कि एरोमेटिक अम्लों की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो एरोमेटिक अम्लों में जो कार्बोक्सिल समूह होता है, COOH समूह होता है, वो फेनिल समूह के sp2 संकृत या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। और हम जानते हैं कि जो फेनिल समूह का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है उसमें s करेक्टर होता है वो 33% पाया जाता है एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की यदि बात करते हैं तो उसमें s करेक्टर होता है वो 25% होता है, जिसके कारण जो फेनिल जिसमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 संकृत कार्बन वाले एलिफेटिक अम्लों की तुलना में क्या होती है, एसिडिटी अधिक होती है। ठीक है ना, वापस सुन लीजिए कि यदि हम बात करते हैं एरोमेटिक अम्लों की, तो एरोमेटिक अम्लों में जो COOH समूह होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में जो s करेक्टर होता है वो 33% होता है, जबकि sp3 में क्या होता है, sp3 में वो होता है 25%। ठीक है, sp2 का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में जो कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जबकि एलिफेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अतः एरोमेटिक जो रिंग होती है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिफेटिक कंपाउंड की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। और हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि क्या रीजन है कि फार्मिक अम्ल होता है वो बेंजोइक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी हम। बच्चों अभी हमने देखा कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होते हैं। और ध्यान रखना, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल मींस फॉर्मिक अम्ल को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल होता है वो बेंजोइक अम्ल या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनकी तुलना में अधिक अम्लीय होता है। तो फॉर्मिक अम्ल को छोड़ करके जितने भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। केवल फार्मिक अम्ल होता है वो बेंजोइक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो देखो आप फार्मिक अम्ल क्या होता है, यदि हम इसका आंसर देखते हैं तो देखिए आप, फार्मिक अम्ल होता है हमारे पास HC≡O और OH। ठीक है, ये होता है हमारे पास फार्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की यदि हम बात करते हैं तो इसमें से यदि एक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है, H पॉजिटिव यदि अब इसमें से बाहर निकल जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, HC≡O और O नेगेटिव। इसको हम एक कंपाउंड नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या होता है हमारे पास HC≡O नेगेटिव बन जाता है। एक स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर A नाम दे दिया इसको हमने। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें रेजोनेंस होता है। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको हमने दे दिया स्ट्रक्चर भी। ठीक है, अब देखो आप इसमें
ए और बी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दोनों सिमिलर हैं, समान है। क्यों है सिमिलर? क्योंकि दोनों यदि हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो एक पर क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तथा एक ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और इसमें भी यदि हम देखेंगे तो एक कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों हो गई आपकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई है, मीन्स तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं हो गई। ठीक है, तुल्यांकी अनुनादी संरचना या इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। लेकिन यदि हम वहीं बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो बेंजोइक एसिड हमारा क्या होता है, देखो बेंजोइक एसिड की यदि हम बात करते हैं तो बेंजोइक एसिड होता है हमारे पास, इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से होती है, सी डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, दैट इज बेंजोइक एसिड। अब यदि हम देखो बेंजोइक एसिड से यदि हम बात करते हैं तो बेंजोइक एसिड से यदि एक प्रोटॉन बाहर निकलता है, -H पॉजिटिव यदि हम बाहर निकलता है, ठीक है, H पॉजिटिव यदि हम बाहर निकलता है तो हमारे पास क्या बनता है, देखो हमारे पास बन गया कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई, इसको स्ट्रक्चर C मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो कंडीशंस है, यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या होती है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे आते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो गई है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये स्ट्रक्चर बन गई, इसको मैंने डी नाम दे दिया, डी स्ट्रक्चर बोल दिया इसको मैंने। ठीक है, अब यदि हम दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो दूसरा क्या हो सकता है, इसमें दूसरी कंडीशन देखो क्या हो सकती है बच्चों, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया और यहां से यहां गया तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन गई। दूसरी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके बॉन्ड फॉर्मेशन करे, है ना, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे जाए। ठीक है, तो दूसरी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है हमारे पास हो सकती है दूसरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास दूसरी स्ट्रक्चर हो सकती है और इस स्ट्रक्चर को मैंने नाम दे दिया ई। ठीक है ना, अब यदि हम बात करते हैं तो एक तो दो कंडीशन आ रही है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है और फिर यहाँ पे जा रहा है, दूसरा हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है और बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाकर के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर C और E है वो क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है, वो समान नहीं है। मीन्स ये क्या हो गई, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई हमारी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये क्या हो गई, अनइक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें C और E की स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे तो कार्बन है वो डबल बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कोई भी ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड नहीं है। तो ये क्या हो गई, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई। ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों स्ट्रक्चर्स कह रही है, नीचे लिख देता हूँ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे तो हमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त हो रही हैं जो कि रेजोनेंस के द्वारा क्या हो रही है, रेजोनेंस के द्वारा क्या हो रहा है, हो जाती है, स्थायी हो जाती है। ठीक है, स्टेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रही है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, इसके कारण ये रीजन होता है कि ये जो फॉर्मिक एसिड होता है वो बेंजोइक अम्ल की तुलना में क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में लिखेंगे, आप इसको स्ट्रक्चर्स को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो इसमें लिख लीजिए आप, सामान्यतः कार्बोक्सिलिक एसिड की
एसिडिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व या स्टेबिलिटी पर निर्भर करती है, संरचना ए तथा बी समान है, अतः इन्हें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हिंदी में बोला जाता है तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं, तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है। परंतु संरचना या स्ट्रक्चर सी तथा ई समान नहीं है, अतः इन्हें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या अतुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है, जो कि आवेश पृथक्करण इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन, आवेश पृथक्करण के कारण कम स्थायी होती हैं, अतः फॉर्मिक अम्ल बेंजोइक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा यहाँ पे कि जो जनरली कार्बोक्सिलेट आयन की जो एसिडिटी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है ना। फॉर्मिक एसिड की कंडीशन में हमने देखा था कि वहां पे जो स्ट्रक्चर ए और बी होती हैं वो क्या होती हैं, दोनों इक्विवेलेंट होती है, इसलिए उन्हें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, जिसमें कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन पर बॉन्डेड होता है, साथ ही साथ एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। लेकिन यदि हमने बात की बेंजोइक एसिड की, तो वहां पे बेंजोइक एसिड में क्या सी और जो ई स्ट्रक्चर थी वो दोनों समान नहीं थी, अतः इन्हें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ठीक है ना, जो कि चार्ज सेपरेशन के कारण क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, कम स्थायी होती है, इसलिए जो फॉर्मिक एसिड होता है वो बेंजोइक एसिड की तुलना में क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। ठीक है ना, इसके बाद हम थोड़ा सा और इसमें लिख लेते हैं। तो बच्चों हम एरोमेटिक अम्लों की एसिडिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एरोमेटिक अम्लों में प्रतिस्थापी समूह या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है, तीनों स्थितियों
कौन कौन सी? ऑर्थो, मेटा तथा पैरा। ठीक है, ऑर्थो, मेटा तथा पैरा पर जुड़ सकता है, जुड़ सकता है, परंतु तीनों प्रतिस्थापियों में से, तीनों प्रतिस्थापियों में से ऑर्थो प्रतिस्थापी, ऑर्थो प्रतिस्थापी ऑर्थो प्रभाव के कारण, ऑर्थो प्रभाव के कारण अधिक अम्लीय होता है, अधिक अम्लीय होता है। यह प्रतिस्थापी समूह की, यह प्रतिस्थापी समूह की प्रकृति प्लस आई पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। यदि ऑर्थो स्थिति पर दोनों प्रतिस्थापी, दोनों प्रतिस्थापी का मतलब हो गया एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर और एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन आकर्षी तथा इलेक्ट्रॉन दाता उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अधिक अम्लीय होता है। अधिक अम्लीय होता है। बच्चों, यदि एरोमेटिक अम्लों में हम बात करते हैं तो एरोमेटिक अम्लों में ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों ही पोजीशंस पे कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है या प्रतिस्थापी समूह होता है, वो उपस्थित हो सकता है। लेकिन यदि ऑर्थो स्थिति पर कोई भी प्रतिस्थापी समूह या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उपस्थित है या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉअर हो, मींस इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला हो या इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, उसकी एसिडिटी हमेशा मेटा और पैरा पोजीशन की तुलना में अधिक होगी। इसे ऑर्थो प्रभाव कहते हैं। यदि वहां पे प्लस आई भी है चाहे माइनस आई है, दोनों ही कंडीशन में उसकी ऑर्थो पोजीशन पे यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित है, ठीक है, तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। लेकिन यदि हमारे पास दो कंडीशन है, क्या कि एक ग्रुप तो दिया हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो ऑर्थो पोजीशन पे उपस्थित है, और ऑर्थो पोजीशन पे यदि इलेक्ट्रॉन डोनर उपस्थित है, तो उन दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉअर जो ग्रुप होता है उसकी एसिडिटी होती है इलेक्ट्रॉन डोनर की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि हमारे पास ये यहाँ पे बेंजोइक एसिड है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? बेंजोइक एसिड। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया Cl। ठीक है, हेलोजन जोड़ दिया Cl। ठीक है ना। और दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन क्या कर दी कि यहाँ पे हमने जोड़ दिया COOH और यहाँ पे जोड़ दिया CH3 जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है ना, मींस इलेक्ट्रॉन डोनर है। और तीसरी कंडीशन यदि हमने कर दी कि यहाँ पे ये COOH समूह है और इसकी पैरा पोजीशन पे CH3 समूह है। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखिए तो इसकी एसिडिटी होती है, ठीक है, जो यहाँ पे हम देखते हैं तो इसकी एसिडिटी होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, उससे कम किसकी होगी? इसकी होगी, और सबसे कम क्या होगी? इसकी होगी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अपना मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, और ये सबसे क्या हो जाएगा? लीस्ट एसिडिक, सबसे कम अम्लीय हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कंडीशन होती है इसकी एसिडिटी की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन,
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मीन्स कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियां, कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियां कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसमें आता है हमारा फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक एल्कोहल एवं एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। प्राथमिक एल्कोहल देखो बच्चों क्या होता है, ये हमारे पास होता है RCH2OH, इसको बोला जाता है प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल। और इस प्राइमरी एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन हम करवा सकते हैं एसिडिक KMnO4 से या K2Cr2O7 से। ठीक है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से या पोटेशियम डाइक्रोमेट से, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। अम्लीय KMnO4 K2Cr2O7 होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। इनकी उपस्थिति में इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो यहां से देखो आप H2 और O, H2O जल का अणु बाहर निकल जाता है, हमारे पास बनता है RCHO। क्या बनेगा? RCHO, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का फिर हम वापस से इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। किससे? वही एसिडिक K2Cr2O7 या KMnO4 से। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑक्सीजन यहां पे और लग जाती है और हमारे पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है वो अम्लीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 से करवाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इसका ऑक्सीडेशन जब करवाया जाता है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यदि हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड होते हैं हमारे पास RCHO। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं एल्डिहाइड। इन एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, और ये जो ऑक्सीडेशन होता है वो मृदु ऑक्सीकारक या माइल्ड ऑक्सीडेंट के प्रेजेंट में होता है। जैसे कि हम ले लेते हैं क्या, AgNH3 का होल ट्वाइस और OH नेगेटिव, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव और OH नेगेटिव। या फिर हम करवा देते हैं Ag2 सिल्वर ऑक्साइड। इनके द्वारा यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या प्राप्त हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल का। यदि हम अम्लीय KMnO4 या K2Cr2O7 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होते हैं ऑक्सीडेशन करवाते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इसका ऑक्सीडेशन करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड का यदि हम AgNH3 का होल 2 पॉजिटिव OH नेगेटिव सिल्वर ऑक्साइड से हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन का क्रोमिक अम्ल से भी हम क्या करवा देते हैं? ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, तो भी हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। वो रिएक्शन भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे पास एल्कोहल होता है, ठीक है, या हम ले लें एल्डिहाइड। इनका हम क्रोमिक एसिड होता है H2Cr O4, ये होता है हमारे पास क्रोमिक एसिड प्लस एक्वस एसीटोन, जलीय
एसीटोन के द्वारा हम क्या करवा देते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो ऑक्सीडेशन करवाने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, दैट इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, सेकंड होता है हमारा एल्कीन के ऑक्सीकरण से, एल्कीन के ऑक्सीकरण से, एल्कीन के ऑक्सीकरण से। और एल्कीन के ऑक्सीकरण से देखो कैसे बनता है, ये हमारे पास एल्कीन होती है R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R डैश, ये हमारे पास होती है एल्कीन, और इसका हम करवा देते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या करवा देते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किससे होता है, ये एक्चुअली होता है हमारा क्षारीय एल्केलाइन KMnO4 से। ठीक है, जब जो एल्कीन होता है उसको एल्केलाइन KMnO4 की उपस्थिति में हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, जब एल्कीन को एल्केलाइन या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमारे पास देखो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन में देखो क्या प्राप्त होता है, ये जो बॉन्ड होता है इसका क्लीवेज होता है, विदलन होता है, टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है और दो ऑक्सीजन मिलके RCOOH और RCOOH बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, RCOOH प्लस RCOOH। जो ऑक्सीजन होती है वो हमें ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो एल्कीन का जब एल्केलाइन या क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखते हैं ये हमारे पास एल्कीन है। ठीक है, ये हमारे पास एल्कीन है, इस एल्कीन की रिएक्शन हम जब करवा देते हैं किससे, O3 ओजोन से, तो हमें प्राप्त होता है प्राइमरी ओजोनाइड, जिसे मोलोनोजाइड भी कहते हैं। ठीक है, देखो क्या बनेगा हमारे पास बनता है R सिंगल बॉन्ड CH और R डैश। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बन जाता है O और ये। ठीक है, इस तरीके से बन जाता है हमें, और इसका नाम होता है प्राइमरी ओजोनाइड। ठीक है, मोलोनोजाइड बोला जाता है इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यदि हम यहाँ से ये वाला इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, जल अपघटन करवाया जाता है, तो यहाँ से देखो ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है, इस तरीके से क्या बनता है, RCHO। ठीक है, क्या बनता है हमारे पास, RCHO के 2 मोल, RCHO प्लस RCHO बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप बच्चों की ये जो ऑक्सीजन है ये इस H2O के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, और रिएक्ट करके ये बना लेती है हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेती है, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है, ये यहाँ पे ऑक्सीकारक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, ऑक्सीकारक का कार्य करती है, और ऑक्सीकारक का कार्य करके ये जो एल्डिहाइड है इन दोनों का ऑक्सीकरण कर देती है, और हमारे पास बन जाता है RCOOH प्लस RCOOH, मीन्स हमारे पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हमने ओजोन से करवाई है, तो हमारे पास प्राइमरी ओजोनाइड बनता है। ठीक है, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस हाइड्रोलाइसिस के दौरान हमें क्या प्राप्त होता है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ये एक ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, एक ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है, और ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करने के कारण ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड को, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता है। ठीक है ना, तो ये आपका होता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।